रेगुलेशन 5 मास्टर डायरेक्शन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया के तहत एंट्री रूट्स और परमिटेड सेक्टर्स। पैराग्राफ 5.1 एंट्री रूट्स। एक इंडियन कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2 रूट से किया जा सकता है। सब पैराग्राफ 5.1.1 ऑटोमेटिक रूट वो एंट्री रूट है जिसमें इंडिया के बाहर रहने वाले किसी पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है। सब पैराग्राफ 5.1.2 गवर्नमेंट रूट वो एंट्री रूट है जिसमें इंडिया के बाहर रहने वाले किसी पर्सन को इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। इस रूट के तहत मिलने वाला फॉरेन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के अप्रूवल में तय की गई शर्तों के हिसाब से होगा। सब पैरा 5.1.3 गवर्नमेंट अप्रूवल का मतलब है पहले के सेक्रेटेरिएट फॉर इंडस्ट्रियल असिस्टेंस या SIA, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जिसे DIF भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और या पहले के फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB और या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से अप्रूवल, जैसा भी मामला हो। एंटिटीज गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल या FIFP पर कर सकते हैं। सब पैरा 5.1.4 एग्रीगेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पैड अप कैपिटल के 49% तक या सेक्टरल या स्टेट्यूटरी कैप तक जो भी कम हो के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल या सेक्टरल कंडीशंस की कंप्लायंस की जरूरत नहीं होगी। अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट से रेजिडेंट इंडियन कंपनी का ऑनरशिप और कंट्रोल रेजिडेंट इंडियन सिटीजन से ट्रांसफर नहीं होता है या ऑनरशिप या कंट्रोल इंडिया के बाहर रहने वाले पर्सन्स को ट्रांसफर नहीं होता है, इंडिया के बाहर रहने वाले पर्सन द्वारा किए गए दूसरे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अप्रूवल और सेक्टरल कंडीशंस के कंप्लायंस के अधीन होंगे, जैसा कि NDI रूल्स के शेड्यूल 1 में दिया गया है। FPI द्वारा FEM NDI रूल्स 2019 के शेड्यूल 2 के तहत फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की एग्रीगेट लिमिट FDI के लिए एक प्रोहिबिटेड सेक्टर में लगी इंडियन कंपनी के संबंध में 24% होगी। नोट स्पेसिफाइड कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्शंस के पैरा 3.2, 3.3 और 3.4 के हिसाब से होना चाहिए। पैरा 5.2 सेक्टरल कैप्स। इसका मतलब है एक इंडियन एंटिटी में मैक्सिमम परमिसेबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसमें इंडिया के बाहर रहने वाले पर्सन्स द्वारा कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स या LLP की कैपिटल में रिपेट्रिएशन बेसिस पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों शामिल हैं, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो। सब पैरा 5.2.1 NDI रूल्स के शेड्यूल 1 में दिए गए सेक्टर्स या एक्टिविटीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हर सेक्टर या एक्टिविटी के सामने बताई गई लिमिट तक परमिट है, जो लागू कानूनों, रूल्स, रेगुलेशंस, सिक्योरिटी और दूसरी शर्तों के अधीन है। सब पैरा 5.2.2 सेक्टर्स या एक्टिविटीज के लिए सेक्टरल कैप हर सेक्टर के सामने बताई गई लिमिट है। टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेक्टरल या स्टैट्यूटरी कैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सब पैरा 5.2.3 कहता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट पर 100% तक अलाउड है, जो सभी लागू कानूनों, रूल्स, रेगुलेशंस, सिक्योरिटी और दूसरी शर्तों के अधीन है, उन सेक्टर्स या एक्टिविटीज में जो NDI रूल्स के शेड्यूल 1 में लिस्टेड नहीं है और NDI रूल्स के शेड्यूल 1 के पैरा 2 के तहत प्रोहिबिटेड नहीं है। और यह कंडीशन फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्टिविटीज पर लागू नहीं होती है। सब पैरा 5.2.4 में बताया गया है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पैरा 3 सब पैरा B शेड्यूल 1 ONF D NDI रूल्स के तहत टेबल के सीरियल नंबर F में बताए गए के अलावा को असल में पहले गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत होगी। सब पैरा 5.2.5 कहता है कि जहां भी मिनिमम कैपिटलाइजेशन की जरूरत है उसमें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की फेस वैल्यू के साथ मिला प्रीमियम भी शामिल होगा, लेकिन इसे कंपनी को तब मिलना चाहिए जब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया के बाहर रहने वाले किसी पर्सन को जारी किए जाएं। साथ ही किसी भी पोस्ट इश्यू ट्रांसफर के दौरान ट्रांसफेरी द्वारा चुकाई गई राशि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के इश्यू प्राइस से ज्यादा को मिनिमम कैपिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन करते समय ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।
तो अगर आपको किसी खास सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट या उससे जुड़ी शर्तों के बारे में कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो आप असल में डिपार्टमेंट ओन ऑफ प्रमोशन, ओन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ओन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ओन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सब पैराग्राफ 5.2.6 इन्वेस्टिंग कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में है। सब क्लॉज 5.2.6.1 कहता है कि उन इन्वेस्टिंग कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आरबीआई के साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज या सीआईसीज में भी ये दोनों दूसरी इंडियन एंटिटीज की कैपिटल में इन्वेस्ट करने में लगी हैं, को गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल की जरूरत होगी। सब क्लॉज 5.2.6.2 कहता है कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज को इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और इसके तहत बनाए गए रेगुलेशंस के तहत एनबीएफसीज के रूप में ऐसी एंटिटीज के लिए तय किए गए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पालन करना चाहिए। सब क्लॉज 5.2.6.3 कहता है कि आरबीआई के साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के रूप में रजिस्टर्ड इन्वेस्टिंग कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% ऑटोमेटिक रूट के तहत अलाउड होगा। सब पैरा 5.2.7 में बताया गया है कि उन एक्टिविटीज को करने के लिए जो ऑटोमेटिक रूट के तहत हैं और एफडीआई लिंक्ड परफॉर्मेंस कंडीशंस के बिना है। एक इंडियन कंपनी जिसका कोई ऑपरेशन नहीं है और जिसने कोई डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है, वह ऑटोमेटिक रूट के तहत इंडिया के बाहर रहने वाले पर्सन से अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट ले सकती है। हालांकि ऐसी कंपनियों को गवर्नमेंट रूट के तहत आने वाली एक्टिविटीज करने के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत होगी। जैसे ही ऐसी कोई कंपनी बिजनेस शुरू करती है या डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट करती है, उसे एंट्री रूट, कंडीशंस और कैप्स पर संबंधित सेक्टरल कंडीशंस का पालन करना होगा। तो एक इंडियन इन्वेस्टी कंपनी जिसकी प्रस्तावित एक्टिविटीज एक फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर द्वारा रेगुलेटेड है, वह ऐसे रेगुलेटर द्वारा तय किए गए मिनिमम नेट ऑन फंड्स के क्राइटेरिया का पालन करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकती है। हालांकि बस यह साफ करने के लिए ऐसा इन्वेस्टमेंट केवल मिनिमम एनओएफ क्राइटेरिया का पालन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और आपको पता है किसी और उद्देश्य या एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर संबंधित रेगुलेटर द्वारा रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं दिया जाता है, तो मिला हुआ इन्वेस्टमेंट रिपेट्रिएट किया जाएगा या इन्वेस्टी कंपनी को ऊपर पैरा 5.2.7 में तय की गई शर्तों का पालन करना होगा। सब पैरा 5.2.8 कहता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर सेक्टरल या स्टैट्यूटरी कैप्स और संबंधित शर्तों अगर कोई हो कि कंप्लायंस का ऑनेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेने वाली कंपनी पर होगा। सब पैरा 5.2.9 बताता है कि जहां भी इंडिया के बाहर रहने वाला पर्सन जिसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया है, इंडियन इन्वेस्टी कंपनी के ऑडिट के लिए एक खास ऑडिटर या ऑडिट फर्म को इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ बताता है, तो ऐसी इन्वेस्टी कंपनी का ऑडिट एक जॉइंट ऑडिट के रूप में किया जाना चाहिए जिसमें एक ऑडिटर उसी नेटवर्क का हिस्सा न हो।